Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. Hope you all are doing great. So in today's video we are going to solve the MCQs of electromagnetic induction from the MD-CAT syllabus. As you know that this video is a part of a series जहाँ हम हर chapter के MCQs को solve कर रहे हैं. There is also a video a playlist available जहाँ हमने 2016 से 2025 के सारे past papers of physics portion of MD-CAT solve करके रखे हैं. You can also check it out. So start करते हैं from the very first question. In a transformer, 220 AC voltage is increased by 2200 volts. मतलब कि this is a primary voltage and this is a secondary voltage. Okay. If the number of turns in the secondary coil is 2000, this is number of turns in the secondary coil. तो number of turns in the primary coil कितने होंगे? अच्छा, logically अगर देखें तो voltage बड़ा है कितना? 10 times, क्योंकि 220 into 10 is 2200. तो नंबर ऑफ टर्न्स भी 10 टाइम्स ही बढ़ेंगे, मतलब 2000 हुआ, 2000 डिवाइडेड बाय 10 इट वुड बी 200. सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर. ऐसे कर सकते हैं लॉजिकली, या यू हैव अ फॉर्मूला वी एस ओवर वी पी इज़ इक्वल टू एन एस ओवर एन पी. अब यू नीड टू फाइंड एन पी. ये वी पी यहाँ डिवीजन में यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, वी एस यहाँ पे यहाँ जाके डिवाइड करेगा और एन पी वहाँ चला जाएगा. तो एन पी would be equal to ns vp divided by vs. अच्छा, ns was 2000, vp voltage primary 220, vs voltage secondary 2200. See this two cancel, 22 ones are 22, 22 tens are 220 and this 0 and this 0 cancel. Simple आपके पास क्या बच रहा है? 200. So या तो आप ऐसे कर सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प से, या लॉजिकली भी कर सकते हैं. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अ स्क्वायर कॉइल 10⁻², जिसका एरिया है, ठीक है, मीटर्स स्क्वायर, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी. मैग्नेटिक फील्ड इतनी है 10⁻3, ठीक है, वेबर मीटर पावर 2. द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, सो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है बी ए, ठीक है, बी इज 10⁻3, A is 10⁻⁻2. C बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो 10⁻1 which is simple 10. So 10 would be the correct answer. Hoping that you understand the point. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3. A coil having an area of 2 meter square, so area है 2 meter square, is placed in a magnetic field which changes from 1 to 4 इन अ इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड. तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कितना आ रहा है? 1 to 4 मतलब 3 वेबर का चेंज आ रहा है, वेबर मीटर -2. कितने टाइम में आ रहा है? 2 सेकेंड में आ रहा है. तो ईएमएफ कितनी इंड्यूस हुई होगी इन अ कॉइल? यू नो दैट ईएमएफ जो है फ्रॉम द फैराडेज लॉ विच इज़ दिस, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. अब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है विच इज़ डेल्टा बी एंड डेल्टा ए. अच्छा, डेल्टा बी कितना है मेरा बेटा? डेल्टा बी अभी मैंने बताया विच इज़ 3 एंड 2 इज़ द एरिया, तो 3 2s are 6, ठीक है. तो डेल्टा फाई इज सिंपली 6. नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 1 थे, ठीक है, एंड टाइम कितना है 2. तो 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड इट वुड बी 3. सो ई एम एफ कितनी इंड्यूस हुई है इन दिस कॉइल विच इज़ 3 volt. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. To induce an EMF in a coil, the linking magnetic flux decrease होना चाहिए, can either increase or decrease and remains constant or increase. फैराडे लॉ कहता है कि या तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए. अच्छा, चेंज का मतलब क्या है कि इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो तो EMF तो ये कहता है ना, दिस इज़ डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. तो फ्लक्स जो है उसको चेंज होना चाहिए, चेंज में इंक्रीज भी आता है, डिक्रीज भी आता है. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज इंक्रीज इज इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अच्छा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपको ये तो पता है कि वोल्टेज डिक्रीज होता है, लेकिन यहाँ तो इंक्रीज कह रहा है, तो करंट उसमें इंक्रीज होता है, ठीक है. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस. अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि पावर प्राइमरी इज इक्वल टू पावर सेकेंडरी इन अ आइडियल ट्रांसफार्मर. तो वी पी आई पी इज़ इक्वल टू वी एस आई एस. अब लॉजिकल सी बात है कि वोल्टेज डिक्रीज़ हो रहा है तो करंट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ करंट कम है, तो वहाँ उल्टा होगा, ठीक है.
सो इट इज़ द केस, इट इज़ लाइक दैट ना कि वोल्टेज अगर 3 है, करंट 1 है, तो यहाँ पर वोल्टेज 1 हो जाएगा और करंट 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल सेम है. सो दिस इज़ द लॉजिकल रीज़न फॉर इट. आगे चलते हैं. The ratio of the secondary to the primary turns in a transformer is this 3:2. If the power output is P, then the power input neglecting all losses will be equal to. अब देखें सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर पावर प्राइमरी इज इक्वल टू पावर सेकेंडरी. तो अगर इनपुट मीन्स ये इनपुट है ना और ये आउटपुट है, तो अगर आउटपुट P है तो इनपुट भी P ही होगा. ठीक है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, नेग्लेक्टिंग ऑल द लॉसेस की बात हो रही है. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. आगे चलते हैं. 100% एफिशिएंट ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड 25 टर्न्स इन द सेकेंडरी. तो NP is 100 and S is 25. If the current in the secondary coil is 4 ampere, current in the secondary is 4 ampere, तो करंट इन द प्राइमरी कितना होगा. यहाँ भी वही फॉर्मूला IP डिवाइडेड बाय IS इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP. IS डिवीजन में यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो IP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP मल्टीप्लाई बाय IS. ठीक है, नाउ वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सिंपल वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे एंड विल गेट द आंसर. सो IP सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स 25, प्राइमरी कॉइल में कितने 100. यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में करंट 4. यहाँ देखिए 25 1 ज़र 25, 25 4 ज़र 100, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4. तो प्राइमरी कॉइल में करंट कितना 1 एम्पियर. अच्छा, अब इसमें भी वही लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर टर्न्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो करंट भी क्या होगा, कम होगा. ठीक है, सो इट्स लाइक दैट. टर्न्स कम हो रहे हैं तो करंट ज़्यादा होगा. उल्टा है ना, क्योंकि टर्न्स कम हो रहे हैं, करंट ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा. तो इट्स लाइक दैट. सेकेंडरी में करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज कम है. तो दिस इज़ द लॉजिकल रीज़न, क्योंकि वोल्टेज और करंट इन्वर्स है ना यहाँ पे, इस तरह से कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट कम होगा, करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज कम होगा. सो दिस इज़ द लॉजिकल रीज़न. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है. अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू, किस काम के लिए आता है ट्रांसफार्मर? चेंज द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, change the alternating current, prevent the power losses in alternating current flow. This is correct, this is correct, this is correct. yes, क्योंकि देखो ना, अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो करंट कम हो रहा है, लॉजिकल सी बात है. तो दोनों सही है. और प्रिवेंट पावर लॉस के लिए यूज़ होता है. एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है एक ट्रांसफार्मर की. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड. The induced EMF in a coil having n number of loops, okay, is equal to n times the negative rate of the change of magnetic flux linked with the coil is a statement of, ये basically statement किसकी है, Faraday's law की, जहाँ पे वो induced EMF की बात करता है. Okay, let us move forward. Maximum motional EMF in a conductor is given by this VBL. This is the maximum. अच्छा, सिंपल फार्मूला ये होता है -VBL sin थीटा. तो आप में से बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं सर ए भी तो करेक्ट हो सकता है. ए इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि मैक्सिमम की बात हो रही है, मैक्सिमम में साइन थीटा नहीं आएगा. सो दिस इज़ द लॉजिकल रीज़न फॉर इट. द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर कॉइल इज डैश इफ AC जनरेटर प्रोड्यूसेस करंट ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिंपल बराबर होती है 2πf. तो 2π और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी गई है विच इज़ 50. तो 2 into 50 would be 100. So 100π would be the correct answer. Okay, let us move forward. A wire loop is rotated in a uniform magnetic field. एक wire loop है जो rotate कर रही है like this in a uniform magnetic field about an axis perpendicular to the field. The direction of the current induced in the loop reverses once each हाफ रेवोल्यूशन. अब एक लॉजिकल रीज़न समझते हैं. अगर मैं वेव की बात करूँ ना, एक जो अल्टरनेटिंग करंट की वेव होती है, तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद या हाफ के बाद उसकी जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज हो जाती है. फर्स्ट अगर ये पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव स्टार्ट हो जाएगा. तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद. क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स. ठीक है, कॉइल है जिसके 100 टर्न्स हैं और उसका जो साइज़ है, दिस इज़ बेसिकली एरिया विच इज़ 0.1 मीटर्स
into 0.05 meters. You know that if you multiply it, you will get 0.005 meters square. ठीक है, is placed perpendicular to a magnetic field of 0.1 Tesla or the induced EMF when the field drops to 0.05 Tesla. अब देखें चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा व्हेन यू जस्ट माइनस 0.1 माइनस 0.005, तो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी 0.05 टेस्ला और टाइम कितना है अगेन 0.05 सेकेंड. व्हाट यू नीड टू फाइंड इज द EMF, इंड्यूस EMF. इंड्यूस EMF का फॉर्मूला होता है -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी. डेल्टा फाई का मतलब है -100, डेल्टा फाई का मतलब डेल्टा बी और ए इज़ नॉट चेंजिंग. इन दिस केस एरिया इज चेंजिंग डिवाइडेड बाय द टाइम विच इज़ 0.05. नाउ सी दैट 100 माइनस डेल्टा बी इज बेसिकली व्हाट 0.05. एरिया कितना था 0.005 डिवाइडेड बाय द टाइम विच इज़ 0.05. Now मेरे बेटा see that 0.05 cancel simple and -100 0.005. अगर मैं इसको 5 डिवाइडेड बाय 1000 लिख दूँ, ठीक है, we can do that, yes. तो क्या होगा 0 0 0 0 कैंसिल, तो आपके पास सिंपल बचेगा 5 डिवाइडेड बाय 10 एंड विच इज़ इक्वल टू 0.5. तो व्हाट वुड बी द आंसर? ए वुड बी द करेक्ट आंसर. अब आप में से कहेगा सर माइनस भी तो आ रहा है बेटा, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है, सो दैट्स द रीज़न फॉर इट. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. इन अ सर्किट द इंड्यूस EMF इंक्रीजेज. एक सर्किट के अंदर इंड्यूस EMF किस तरह से इंक्रीज होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इंक्रीजेज. ठीक है, जिस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब है डेल फाई ओवर डेल टी. अगर ये इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस EMF इंक्रीज हो जाएगी. ओके, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डिवाइस जो कन्वर्ट करती है विच इज़ कॉल्ड द करंट जनरेटर. करंट जनरेटर में बेसिकली यू आर जस्ट पुटिंग पेट्रोल, द कॉइल इज मूविंग एंड उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. लेट अस मूव फॉरवर्ड. बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वे एन EMF कैन बी इंड्यूस इन अ सर्किट दैट रिप्रेजेंट्स इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. किस वे से हम इंड्यूस EMF को इंड्यूस कर सकते हैं, EMF को इंड्यूस कर सकते हैं? बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, यस, इससे कर सकते हैं. बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यस. बाय मोशन ऑफ द सर्किट कॉइल, यस. ऑल ऑफ दीज. ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर हम फॉर्मूला देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस तीनों से आपका EMF प्रोड्यूस हो सकता है. A conducting rod of length 0.5 meter moves parallel to the magnetic field of magnitude 2 Tesla with a velocity of 5. The EMF induced किसके बराबर होगी? तो it would be 0 because EMF का फॉर्मूला है VBL sin थीटा और यहाँ पे कह रहा है parallel to the magnetic field, तो थीटा 0 तो sin 0 is 0 और उसकी वजह से EMF would be 0. So that's the logical reason for it. The Lenz law refers to, Lenz law मेरा बेटा किसको रिफर करता है? इंड्यूस करंट, इंड्यूस पोटेंशियल, मोशनल EMF, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, आगे चलते हैं. मैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी. मैग्नेटिक इंडक्शन को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं. लॉजिक ये है कि फाई इज इक्वल टू BA और फाई ओवर A इज B. तो B is magnetic induction or the magnetic field strength is equal to flux divided by the area which is flux density. So that's the reason for it. The role of inductance is equivalent to inertia. अब inductance का मतलब क्या है? Inductance जो है it opposes any change in electrical current acting as electrical inertia. ठीक है, क्योंकि inertia में भी change को resist करता है ना inertia. यहाँ पे current के change को inductance resist कर रहा है. So that's the analogy. Okay. In step down transformer, dash is decrease in secondary coil. Step down transformer में क्या जो है मेरा बेटा decrease हो रहा है, number of turns decrease होते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से voltage कम होता है और current बढ़ जाता है. Okay. Let us move forward. Motional EMF induced in a coil is independent of रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है. नंबर ऑफ टर्न्स पे करती है, चेंज इन फ्लक्स पे करती है, चेंज इन टाइप पे करती है, रेजिस्टेंस पे नहीं करती है. फॉर अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ L
and moving with speed v in perpendicular to the magnetic field, then motional EMF at its end of the length of the conductor would be VBL. Okay, so A would be the correct answer. तो बेसिकली फॉर्मूला होता है EMF का VBL sin थीटा, परपेंडिकुलर कह रहा है थीटा 90 sin 91, so that is the reason E is equal to VBL. Okay, one of the major reason for power loss in transformer is, इन चारों में से किसकी वजह से पावर लॉस सबसे ज़्यादा होते हैं? सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एडी करंट लॉसेस. ठीक है, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा पावर लॉस होते हैं. आगे चलते हैं. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज एज टू अपोज द चेंज विच कॉजेज द करंट इज ओहम्स लॉ. ठीक है, सॉरी नॉट ओहम्स लॉ, इट इज़ बेसिकली द लेंस लॉ. लेंस लॉ की वजह से, ये बेसिकली द स्टेटमेंट है लेंस लॉ की. ट्रांसफार्मर किस पे ऑपरेट करता है? सिर्फ एसी के ऊपर ऑपरेट करता है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन होती है ना ट्रांसफार्मर के अंदर. दैट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड. और चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड जब है, जब आपका करंट चेंज होगा तो एसी करंट ही चेंज होता है, डीसी तो चेंज नहीं होता है. करंट कैरिंग लूप बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक मोनोपोल, क्योंकि जब भी हम मैग्नेट की बात करते हैं तो उसके पास तो दो पोल्स होते हैं हमेशा. ठीक है, और सॉरी डाईपोल इज़ द आंसर. दो पोल्स होते हैं, मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर के अंदर. ठीक है, थियोरेटिकली कर लिया है. दिस इज़ अ डिबेट ऑफ लाइक हायर लेवल फिजिक्स. आगे चलते हैं. 29. Faraday law states that the rate of change of magnetic flux is equal to what? Electromotive force, which is basically this. आगे चलते हैं. पावर ट्रांसफार्मर्स आर डिज़ाइन टू हैव मिनिमम एफिशिएंसी, सॉरी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है वो फुल लोड के ऊपर होती है. ठीक है, hoping that you understand the point. Which of the following is expression of induced current in AC generator? So that is A. I is equal to I naught sin omega t, जो हमने जब हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे, ये वाले MCQs हमने जब भी किए थे. आगे चलते हैं. द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इज ऑलवेज एज टू अपोज द चेंज विच कॉजेज इट. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ व्हाट? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फैराडे लॉ. अच्छा, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ नॉट ऑफ फैराडे लॉ, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंस लॉ बेसिकली, क्योंकि डायरेक्शन के बारे में इंड्यूस करंट की लेंस लॉ ने बताया था आपको, फैराडे लॉ ने तो मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF बताया था ना. ओके, सो दैट्स द रीज़न. इंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा मेरा बेटा? इट इज़ हेनरी. ए वुड बी द करेक्ट आंसर. विच पोल ऑफ बार मैग्नेट मूव्स टूवर्ड्स अ कंडक्टिंग लूप इंड्यूस करंट फ्लोज इन. अच्छा, तो आपके पास लेट सपोज ये एक लूप है और एक मैग्नेट इसकी तरफ जा रहा है, जिसका नॉर्थ पोल ये इस तरफ जा रहा है. तो इसके अंदर जो करंट होगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अब अगर हम लेंस लॉ पढ़ें, लेंस लॉ हमें क्या कहता है? ये डायग्राम से आई जस्ट ट्राई टू टीच यू. नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट मूव टूवर्ड्स अ कंडक्टिंग लूप. ठीक है, अब क्या हो रहा है? नॉर्थ पोल मूव टूवर्ड्स द लूप, मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप इट्स टूवर्ड्स द राइट. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आगे. मैग्नेटिक एज द मैग्नेट अप्रोचेज द फ्लक्स टू द लूप इंक्रीजेस. फ्लक्स ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है, ज़्यादा लाइन्स इस लूप के अंदर से जाएंगी. और लेंस लॉ क्या कहता है? इंड्यूस करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोजेस दिस इंक्रीज. इंड्यूस करंट जो है, जो उसके अंदर बना है, वो क्या करेगा? उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज करेगी उस चीज़ को जिससे वो बना है. तो किस चीज़ से बना है? मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेट से बना है. तो मैग्नेट नॉर्थ है तो यहाँ पर भी नॉर्थ हो जाएगा. बेसिकली दिस विल बी द नॉर्थ, क्योंकि इसको अपोज करेगी जब तो ये पीछे जाएगा ना. टू अपोज द अप्रोच, टू अपोज दिस अप्रोचिंग एंड नॉर्थ पोल, द लेफ्ट फेस ऑफ द लूप मस्ट बिकम अ नॉर्थ पोल. दैट्स जो मैंने बताया कि ये नॉर्थ पोल होगा, जिसकी वजह से अगर ये नॉर्थ पोल है तो अकॉर्डिंग टू द लेफ्ट राइट हैंड कर्ल रूल, हमारा जो करंट होगा, अगर इसको नॉर्थ पोल बनना है तो करंट की जो डायरेक्शन होगी, इट मस्ट बी व्हाट? इट मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज. ओके, सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. आगे चलते हैं. लेट अस मूव फॉरवर्ड. 35 कह रहा है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला. अच्छा, टेस्ला भी है. दिस इज द SI यूनिट ऑफ इट. वेबर मीटर -2 एक ये भी यूनिट है. ठीक है, और इसके अलावा गॉस भी एक यूनिट है जो हमने. अच्छा, 36
अ रियल ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज। अच्छा, हमें पता है रियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है तो फ्रीक्वेंसी लेवल चेंज नहीं करता। करंट लेवल तो ट्रांसफार्मर का काम ही है चेंज करना, वोल्टेज लेवल ट्रांसफार्मर का काम ही है चेंज करना। आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर लेवल चेंज नहीं होते, वहाँ अब पावर प्राइमरी इज इक्वल टू पावर सेकेंडरी। बट रियल ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ पावर लॉसेज होते हैं, मतलब अगर पावर 100% एफिशिएंट नहीं होगा तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो फ्रीक्वेंसी लेवल, मतलब कि अगर करंट की फ्रीक्वेंसी 50 है इन द प्राइमरी कॉइल तो सेकेंडरी में भी 50 ही होगी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है जिसमें ये प्राइमरी एंड दिस इज सेकेंडरी। सो दिस पर्टिकुलर बिकॉज ऑफ द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। दिस पर्टिकुलर केस इज म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, मोशनल ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल इज डिपेंडेंट ऑन, किस इन चार में से किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड पे, यस। ओरिएंटेशन, एंगल, यस। लेंथ, यस। तो all of these, okay? तो बेसिकली इट इज़ VBL साइन थीटा। साइन थीटा बता रहा है ओरिएंटेशन, बी मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ। सो दिस इज द लॉजिकल रिलेशन। मोशनल EMF इज गिवन बाय VBL। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस बाय AC जनरेटर इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग जनरेटर इज, अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वी नो दैट जो जनरल इक्वेशन होती है वोल्टेज की, V नॉट साइन ओमेगा टी, तो V इज इक्वल टू हमारी जो क्वेश्चन की इक्वेशन है साइन 157t। अगर मैं यहाँ से दोनों को कंपेयर करूँ, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 157। अच्छा, हमें पता है कि ओमेगा बराबर होता है 2πf के, तो 157। अच्छा, तो f वुड बी इक्वल टू 157 डिवाइडेड बाय 2π। नाउ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर थिंग विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर इज़ अ चैलेंजिंग स्टफ। अब सबसे पहले तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होती है। ठीक है, तो 157 2 और पाई की जगह 3.14। अब 157 जो है ना इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग नंबर। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गौर करें 157 इंटू 2 करते हैं ना तो 314 आता है। एंड 314 इज़ एन अमेजिंग नंबर, क्योंकि 314 को मैं 3.14 से डिवाइड करता हूँ ना तो 100 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 157 को 2 से मल्टीप्लाई भी करता हूँ, 2 से डिवाइड भी करता हूँ। इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, मैथमेटिकली इट इज़ पॉसिबल। और 157 जो है वो 314 बन जाएगा। तो 157 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो इट वुड बी 314, और ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो इट वुड बी 4, और यहाँ हो जाएगा 3.14। 3.14 1 ज़ा 3.14 और इट वुड बी 100। आंसर हो जाएगा 100/4। तो 100/4 क्या होता है? 25। सो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व। थोड़ा सा गौर करेंगे तो यू कैन डू द मैथमेटिक्स विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आगे चलते हैं। इन अ प्राइमरी कॉइल 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग ऑन 220 वोल्ट्स। तो प्राइमरी करंट 5 एम्पियर है, प्राइमरी वोल्टेज जो है विच इज़ 220 वोल्ट्स। इन द सेकेंडरी कॉइल 2200 वोल्टेज प्रोड्यूसेस। ठीक है, तो 2200 वोल्ट। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल एंड प्राइमरी कॉइल विल बी। तो आपसे कह रहा है NS/NP बताइए। तो इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज़ क्वाइट ईजी। हमें पता है कि NS/NP बराबर होता है VS/VP के। तो NS/NP, VS कितना है? 2200, जो VP है दिस इज 220। 0 0 कैंसिल, 22 1 are 22, 22 10s are 220। So the ratio will be 10 divided by 1 or 10/1. So B would be the correct answer. Let us move forward. Primary and secondary power of transformer are 200 and 100 watt respectively. The efficiency of a transformer is, तो अब लॉजिकल सी बात है, आपको पता है कि भाई प्राइमरी में 200 है, सेकेंडरी में 100 है, तो 50% होगा। तो यस 50% तो होगा लॉजिकल तरीके से, लेकिन एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो आना चाहिए विच इज़ पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट इनटू 100। अच्छा, पावर आउटपुट मतलब सेकेंडरी विच इज़ 100, पावर इनपुट मतलब प्राइमरी विच इज़ 200 इंटू 100। Now see at 0 0 0 0 cancel, तो 1/2 into 100 will be 100/2 and which would be 50. So efficiency is 50 इस तरह से। ठीक है, लॉजिकली भी कर सकते हैं, मैथमेटिकली भी कर सकते हैं।
फॉर एन एफिशिएंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा? एफिशिएंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी हर इक्वल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में. करंट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल. इनपुट पावर इज सेम एज द इनपुट आउटपुट पावर. एफिशिएंट ट्रांसफार्मर की बात हो रही है. आइडियल ट्रांसफार्मर में पावर इनपुट पावर प्राइमरी पावर सेकेंडरी बराबर होता है. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. अच्छा, अगर आपको इसका लॉजिक भी समझ नहीं आया तो आपको पता है कि यार डी आंसर भी नहीं हो सकता, तो टेक्निकली इसका आंसर सी होगा. आगे चलते हैं. एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज, कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर में? ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है. आगे चलते हैं. अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ इंड्यूस इन सर्किट डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो व्हाट डज इट मीन्स? बी वुड बी द करेक्ट आंसर. आगे चलते हैं. इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर डैश इज इंक्रीज इन सेकेंडरी कॉइल्स. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या चीज़ इंक्रीज हो जाती है? तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होते हैं. अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होते हैं, सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज होता है, और करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा. स्टेप, ये स्टेप अप की बात हो रही है. अगर मैं स्टेप डाउन की बात करता हूँ, स्टेप डाउन में सेकेंडरी में जो टर्न्स है वो डिक्रीज होते हैं, वोल्टेज जो है सेकेंडरी में वो भी डिक्रीज होगा, और करंट जो है वो इंक्रीज होगा. दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी, नॉट प्राइमरी. प्लीज रिमेंबर दिस, लिख लीजिएगा. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. Power transfer from primary to secondary is through flux linkage. So the primary and secondary coils should be wound in such a way that flux coupling between them would be maximum. ठीक है, इसको प्लीज रिमेंबर दिस. आगे चलते हैं. मोशनल ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन टाइम, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स विद स्पेस, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि V इज इक्वल टू E इज इक्वल टू VBL. तो B देखें यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट. आगे चलते हैं. इफ़ वी सप्लाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इंक्रीज द सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ ट्रांसफार्मर रिमेन्स अनचेंज. क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है उसको इंक्रीज कर दें डिक्रीज कर दें, आउटपुट वोल्टेज उस पर डिपेंड ही नहीं करता. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द रॉड ऑफ यूनिट लेंथ का मतलब है 1 मीटर्स, is moving at 30 degree, okay, this is the angle, through a magnetic field of 1 Tesla. If the velocity is 1 second, then induced EMF in the rod will be. अच्छा, induced EMF का जो फॉर्मूला होगा VBL sin theta. We know that V is 1, velocity, magnetic field भी 1 थी, length भी 1 थी, and sin 30 degree. 1 1 ज़र 1 1 1 ज़र 1, sin 30 बराबर होता है 1/2 के. 1/2 is what? 0.5. So B would be the correct answer. Okay. So yeah, question number 52. A magnetic induction of 10 Tesla, ठीक है, at a right angle to the coil of 100 centimeters square. तो magnetic field is 10, area which is 100 centimeters square, number of turns which is 200, having a resistance of 10 ohm. The coil is removed at a uniform rate from the field in 0.5 second. ठीक है, coil remove होती है, तो the induced current is, तो करंट कितना होगा in the coil? तो सबसे पहले first thing first that you need to convert the area from centimeters square into meters square. other than अगर आप नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा. तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर्स में 10⁻⁻² मीटर्स होते हैं, ठीक है, या 0.01 मीटर्स या 10⁻⁻², दोनों सेम ही बात है. नाउ यू विल जस्ट स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो व्हाट विल हैपन? 1 का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर्स स्क्वायर, 2 2s are 4 10⁻⁻4 मीटर्स स्क्वायर. तो नाउ व्हाट विल हैपन? आपको ये पता लग गया कि 1 सेंटीमीटर्स स्क्वायर में 10⁻⁻4 मीटर्स स्क्वायर होते हैं. एरिया आपका कितना था? 100 सेंटीमीटर्स स्क्वायर था, सेंटीमीटर्स की जगह 10⁻⁻4 मीटर्स स्क्वायर हो गया. 100 को आप 10⁻2 लिख सकते हैं एंड 10⁻⁻4. ठीक. नाउ सी दैट base same power add, so it would be 10⁻⁻2 meters square and 10⁻⁻2 would be the area. ठीक है. अब EMF is N which is 200
flux, which is B into A, which is B. B is 10 and A is 10 power minus 2 divided by what? The time, which is 0.5. Now see that अगर मैं 200 को ऐसे लिख दूँ 2 into 10 power 2 and 10 power minus 2 divided by 0.5. 10 power 2 कैंसिल, 2 10 हो जाएगा मेरा बेटा 20 डिवाइडेड बाय 0.5 है. 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है. और अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/1 हो जाएगा. तो सिंपल आपकी EMF बचा कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी. E इज इक्वल टू IR अप्लाई करेंगे. I चाहिए, E/R वुड बी I. तो I वुड बी इक्वल टू E, जो भी हमने 40 वाट मालूम की है, एंड R इन द क्वेश्चन 10 दी गई थी. तो I वुड बी 4 एम्पियर. सो 4 एम्पियर वुड बी द करेक्ट आंसर. सो C, B would be the correct answer in this. Now see that the most important thing in this question, अगर आप एरिया को कन्वर्ट नहीं करते आपका आंसर कभी भी नहीं आता. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आप डेटा बना लें, तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी. अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.2 meters move at a steady speed of 3 meter per second at right angle to the magnetic field of flux density, which is a magnetic field. The induced EMF across the wire कितना होगा? VBL sin theta. परपेंडिकुलर या राइट एंगल कह रहा है तो थीटा इज़ 90, V इज़ 3, 0.1 इज़ B, L इज़ 0.2, ठीक है, एंड साइन 90. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. अच्छा 3, हम इसको 0.1 को, अच्छा इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इट वुड बी 0.3 सिंपल एंड 0.2. अच्छा साइन 90 वुड बी 1. अब 0.3 0.2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे मेरा बेटा तो इट वुड बी 0.06. दिस वुड बी B. ओके आगे चलते हैं. A coil having number of turns n and cross-sectional area A is rotated in a uniform magnetic field B with an angular velocity omega. The maximum value की बात हो रही है बेटा. So maximum value would be this of EMF NBA omega. अगर सिंपल पूछता तो उसमें एंगल आ जाता, ठीक है. मैक्सिमम वैल्यू ये है. ओके द इंड्यूस EMF इन AC जनरेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रीचेस टू ज़ीरो वैल्यू डैश टाइम पर सेकेंड. कितने टाइम पर सेकेंड? अब देखो कितनी वेव्स बन रही हैं, 50 वेव्स बन रही हैं. और हर वेव में यू नीड टू अंडरस्टैंड कितनी बार ज़ीरो वैल्यूज़ को टच करता है? 2 बार. तो एक वेव में 2 मरतबा ज़ीरो टच हो रहा है तो 50 वेव एक सेकंड में है. तो 2 into 50 वुड बी 100. तो 100 टाइम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कह रहा है इन अ ट्रांसफार्मर 500 टर्न्स प्राइमरी के पास है तो NP इज़ 500, ठीक है. एंड सेकेंडरी के पास कितने टर्न्स हैं? सेकेंडरी कॉइल के पास 50 टर्न्स हैं और 100 वोल्ट्स प्राइमरी में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है. तो सेकेंडरी के वोल्टेजेस कितने होंगे? वी नो दैट VS over VP is equal to NS over NP. We need to find VS. तो VS is equal to VP into NS over NP. Now what we need to do? We get the formula. Just substitute the value. तो VP हमारे पास कितना है? 100 है. NS is 50 and P is 500. Now see that 0 0 and this 0 cancel. आपके पास सिंपल बचा क्या है? 5 1s are 5, 5 10s are 50. तो VS is 10 volt. What does it means? B would be the correct answer. So here next question में कह रहा है a transformer is employed to reduce the voltage from 220 to 11. मतलब प्राइमरी में वोल्टेज है आपके पास 220, सेकेंडरी में वोल्टेज है आपके पास कितना? 11. द प्राइमरी में करंट है 5 और सेकेंडरी में जो करंट है विच इज़ 90 एम्पियर. एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर पूछ रहा है. इफ़ यू नो एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर होती है P पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट इनटू 100. पावर आउटपुट इज़ बेसिकली पावर ऑफ द सेकेंडरी एंड इनपुट इज़ पावर ऑफ द प्राइमरी इनटू 100. So for finding the efficiency, what you need to find the powers. So power primary, which is VPIP,
VP आपके पास कितना है 220, IP आपके पास कितना है 5, तो 220 into 5 power primary will be 1100 watt. So this is the power primary. Power secondary VS IS. VS is what 11, IS is what 90, so 11 into 90 would be 990. So this would be the power secondary. Now what we need to find is the efficiency. Efficiency is power secondary 990 divided by the power primary 1100 into 100. Now 0 से 0 first of all cancel करेंगे. We will use the 11's table. 11 9s are 99, 11 10s are 100, तो it would be 9 over 10 and यहाँ पर 100. 0 and this 0 cancel. 9 into 10 would be 90. So the efficiency of this particular transformer is 90%. So hoping that you understand the point. So D would be the correct answer. आगे चलते हैं. The transformer ratio in the step up transformer is, तो कितना होता है ट्रांसफार्मर रेशो which is 1. ठीक है, hoping that you understand the point. Which of the following is constructed on the principle of electromagnetic induction? तो जनरेटर जो है कंस्ट्रक्ट होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होती है. 10 meter wire falling with velocity 5 meter per second, if the length is perpendicular 90 degree to the field of this 0.3 into 10 is to power minus 4, the induced EMF across the terminal will be. अच्छा, अगर मैं इसको 0.3 को 3 into 10 is to power minus 5 कर दूँ, we can do that, yes. तो E is equal to VBL sin theta. वेलोसिटी कितनी है बेटा हमारे पास 5, मैग्नेटिक फील्ड अभी पता की है 3 into 10 पावर माइनस 5, लेंथ है मेरा बेटा 10 मीटर्स एंड साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर कह दिया. 5 into 3 15 होता है, 15 into 10 150 हो जाएगा, 150 into 10 पावर माइनस 5. ठीक है, एंड साइन 90 इज़ व्हाट, इट इज़ 1. 150 को मैं 1.5 कर सकता हूँ एंड 10 पावर 2 एंड दिस इज 10 पावर माइनस 5 सॉरी, तो इट विल बिकम 10 पावर माइनस 3. ठीक है, 10 पावर माइनस 3 इट इज़ मिली, तो मिली वॉट वुड बी द करेक्ट आंसर. सो सी वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस. सो या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इफ़ अ मेटल वायर इज केप्ट स्टेशनरी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, नाइदर EMF नॉर करंट इज इंड्यूस, क्योंकि स्टेशनरी है तो वेलोसिटी विल बी 0. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. लेट अस मूव फॉरवर्ड. द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर. मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर है और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट दिस. आगे चलते हैं. अ कॉइल हैविंग 500 square loops each of sides 10 centimeter is placed normal to the magnetic field which increases at a rate of this, the induced EMF is. Very good question. तो स्क्वायर है, हर साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो दिस इज़ 10 दिस इज़ 10, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर्स इंटू 10 सेंटीमीटर्स. अच्छा, अगर मैं 10 सेंटीमीटर्स को 0.1 मीटर लिख दूँ, अगेन 0.1 मीटर्स लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा, एरिया वुड बी 0.01 मीटर्स स्क्वायर, और इसको मैं 10 पावर माइनस 2 मीटर्स स्क्वायर लिख दूँ. एक तो ऊपर जो हमने तरीका किया था उससे भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ लाइक, इससे हमारा टाइम बच जाएगा, तो इस तरह से भी कर सकते हैं. तो एरिया आपके पास आ गया. आपसे EMF के बारे में पूछा जा रहा है, तो EMF इज़ N which is delta phi over delta t and the minus sign. कितने लूप्स हैं, 500 लूप्स हैं. मैग्नेटिक अच्छा, EMF इज़ डेल बीटा ओवर A डेल A डिवाइडेड बाय डेल T. अब डेल B ओवर डेल T, मैग्नेटिक फील्ड हर सेकंड में कितनी चेंज हो रही है 1, तो 500 अपनी जगह रहेगा, डेल बी ओवर डेल टी की जगह आप 1 लिख सकते हैं, एंड एरिया अभी हमने फाइंड आउट किया 10⁻². नाउ सी दैट 500 की जगह मैं 10⁻² लिख सकता हूँ, 1 ज़ार 1 और 10⁻², दिस कैंसिल. EMF कितनी इंड्यूस हुई 5 वोल्ट. सो होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. लेट अस मूव फॉरवर्ड. लेंस लॉ इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी.
यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने बहुत पढ़ा है इसको इंटरमीडिएट में. एफिशिएंसी इज ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज इफेक्टेड बाय, इफ़ यू वांट टू इफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर तो किन किन चीज़ों में चेंज लाएं, तो दिस सो ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ द अबव, इन तीनों चीज़ों से आपकी एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है. कंडीशन फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ओके, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हमने ऊपर भी डिस्कशन की है कि दिस इज़ द कंडीशन, प्राइमरी कॉइल की जो टर्न्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू द सेकेंडरी कॉइल. सो दिस रिजेंबल्स विद द A part. Okay, let us move forward. The power input to the main transformer is 100 watt. So power input, the power primary is 100 watt. If the primary current is 5 ampere, the secondary voltage is 10. So Vs is 10. Assuming no losses in transformer, the ratio, the turns ratio of primary to secondary. Okay. तो व्हाट इज़ द टर्न्स रेशियो प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो एन पी ओवर एन एस आपसे पूछा जा रहा है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो सबसे पहले अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला जो है, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है विच इज़ एन वी एस ओवर वी पी इज़ इक्वल टू एन एस ओवर एन पी. अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला बना लूँ तो एन पी ओवर एन एस इज़ इक्वल टू वी पी ओवर वी एस. तो वी पी ओवर वी एस चाहिए हमें, प्राइमरी वोल्टेज भी चाहिए और सेकेंडरी वोल्टेज भी चाहिए. अब हमें प्राइमरी वोल्टेज तो नहीं दिया गया. प्राइमरी वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए हम वी विल यूज़ दिस फार्मूला वी पी आई पी. प्राइमरी पावर है विच इज़ 100, प्राइमरी वोल्टेज नहीं पता, प्राइमरी करंट हमें दिया गया है 5. ठीक है, तो 100 divided by 5 which would be primary voltage and it should be 20. तो प्राइमरी वोल्टेज आपके पास आ गया है. अच्छा, अब क्या करेंगे, we just need to substitute the value NP over NS. प्राइमरी वोल्टेज है 20, सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 10. तो NP divided by NS 2:1. अच्छा, अब गौर करें 2:1 आ रहा है. अब 2:1 क्या है, वोल्टेज कम हो रहा है. वोल्टेज कम हो रहा है, क्या का मतलब क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है. होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट. ठीक है, तो बी डी वुड बी द करेक्ट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच क्वांटिटीज डिक्रीज इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमें पता है कि वोल्टेज इंक्रीज करता है तो कॉन्सिक्वेंटली करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. सो ए वुड बी द correct answer. Let us move forward. In an ideal transformer, the voltage and current in the primary are this, and those in the secondary are this and this. The value of I is, देखो, power primary is equal to power secondary. तो VP, IP, VS, IS. VP कितना है 200, IP कितना है 2, VS आपके पास है 2000 और I नहीं पता, IS इज़ I, तो इट वुड बी 400 डिवाइडेड बाय 2000 इज इक्वल टू I. 0 0 0 0 कैंसिल, 1 4 1 4 4 5 20. सो 1/5, 1/5 मेरा बेटा बराबर होता है 0.2 के. तो A वुड बी द करेक्ट आंसर. लेट अस मूव फॉरवर्ड. अच्छा देखें, ये मैंने क्यों फार्मूला यूज़ किया ये वाला, क्योंकि मुझे कह रहा है आइडियल ट्रांसफार्मर. आइडियल ट्रांसफार्मर के अंदर जो पावर होता है, इनपुट और आउटपुट बराबर होता है, क्योंकि 100% एफिशिएंट होता है आपका ट्रांसफार्मर. द एनर्जी यूज टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर कॉजेज पावर लॉसेस. और जो वो पावर लॉसेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, हिस्टैरिसीस की वजह से होते हैं. ठीक है, ये आपने जब ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा तो उसमें आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा होगा. हिस्टैरिसीस लॉसेस रिप्रेजेंट एनर्जी लॉस पर एसी साइकिल. हर साइकिल में आपके एनर्जी लॉस होते हैं ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द फेरो मैग्नेटिक कोर. ठीक है, आपने ये मैग्नेटिक मटीरियल्स होते हैं, डायमैग्नेटिक एंड ऑल दैट. इन अ ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कॉइल and secondary coil are 20 and 15. So NP is 20 and S is 15. If 220 is applied on a primary coil, so voltage primary is 220,
देन द रेशियो ऑफ करंट इन द सेकेंडरी कॉइल टू द प्राइमरी कॉइल इज, ठीक है, तो आई एस ओवर आई पी पूछा जा रहा है आपसे. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात पता है कि आई एस ओवर आई पी सिंपल बराबर किसके होता है, एन पी ओवर एन एस के. अच्छा, एन पी किसके बराबर है, 20 और 15 विच वुड बी 4 over 3. So C would be the correct answer. Let us move forward. An ideal transformer is one which ideal transformer क्या होता है, decrease current level. Okay, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो करंट तो डिक्रीज होगा ही. कीप्स पावर लेवल, पावर प्राइमरी पावर सेकेंडरी बराबर होगा. इंक्रीज वोल्टेज लेवल, सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ता है. तो व्हाट डज इट मीन्स, ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर. लेट अस मूव फॉरवर्ड. द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस. आपकी जो कोर होती है उसको हम लैमिनेट करते हैं. वो किसकी वजह से करते हैं, एडी करंट लॉसेस की वजह से. क्योंकि देखिए आप कोई भी डिवाइस बना रहे हैं ना, द फंडामेंटल आइडिया इज टू मेक इट एफिशिएंट. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच टेक इनपुट पावर इनपुट ऑफ दिस ट्रांसफार्मर 20 वोल्ट. तो और एफिशिएंसी इस ट्रांसफार्मर की 70% है. तो बताइए पावर आउटपुट कितना होगा. एफिशिएंसी का बेटा सिंपल फार्मूला हमारे पास होता है पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट. अब एफिशिएंसी है आपके पास 70%, इनपुट पावर आउटपुट आपको फाइंड आउट करना है. इनपुट पावर है 20. अब 70% जब भी परसेंट आया और परसेंटेज के साइन को हटाना है तो यू जस्ट नीड टू डिवाइडेड बाय 100. सो पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय 20. नाउ सी दैट 0 0 कैंसिल और 20 यहाँ डिवीजन में यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा. तो 7 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 और ये पावर आउटपुट. नाउ सी दैट 0 0 कैंसिल, 7 इंटू 2 वुड बी 14. सो आउटपुट कितना होगा मेरा बेटा, 14 watt. ठीक. So what does it mean? C would be the correct answer. Let us move forward. The resistance of winding of transformer can be decreased by increasing. अच्छा, resistance का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए. तो रेजिस्टेंस जो है को हमने क्या करना है, डिक्रीज़ करना है. तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करनी है तो एरिया इंक्रीज़ करना पड़ेगा. एरिया इंक्रीज़ करने के लिए आपने क्या करना है, डायमीटर ऑफ द वायर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय लेंस लॉ. डायरेक्शन हमें पता है इंड्यूस ईएमएफ की हमेशा लेंस लॉ देता है. ओके, फैराडे लॉ मैग्नीट्यूड की बात करता है. अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ये तो लेंस लॉ है. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर. Hoping that you understand the point. If the speed of rotation of a generator is doubled, the output voltage will be double. क्यों? क्योंकि N A B ओमेगा, ओमेगा इज़ द रोटेशन स्पीड. अब वो डबल हो रही है तो आपकी EMF भी डबल होगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बेसिकली. म्यूचुअल इंडक्शन हैज़ अ प्रैक्टिकल रोल इन परफॉर्मेंस ऑफ, किस चीज़ के ऊपर परफॉर्मेंस होती है, डी विच इज़ वॉट, द ट्रांसफार्मर. क्योंकि आपको पता है ट्रांसफार्मर जो है किस प्रिंसिपल के ऊपर चलता है, विच इज़ म्यूचुअल इंडक्शन. आगे चलते हैं. इफ़ वी मेक द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. द वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज़ हो जाएगी. क्योंकि ईएमएफ इंक्रीज़ होगा उसकी वजह से, और फिर ईएमएफ की वजह से करंट इंक्रीज़ होगा. हेनरी किस चीज़ का यूनिट है, सेल्फ इंडक्टेंस का भी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी है. तो व्हाट डज इट मीन्स, बोथ बी एंड सी, और ए एंड बी, सॉरी. लेट अस मूव फॉरवर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज इन ट्रांसफार्मर. सो क्या चीज़ अनचेंज होती है, पावर. इन तीनों ऑप्शंस में से पावर होता. अगर चौथा फ्रीक्वेंसी आता ना तो आप फ्रीक्वेंसी पे टिक करते हैं, क्योंकि सिंपल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है. और इसका एक और वेरिएशन ऑफ द क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स अनचेंज इन आइडियल ट्रांसफार्मर. तो आइडियल ट्रांसफार्मर में पहले होता है पावर, फ्रीक्वेंसी, तीसरा होता है ए एंड बी, और चौथा होता करंट. तो आपका आंसर होता है ए एंड बी, क्योंकि पावर भी कांस्टेंट होता है और फ्रीक्वेंसी भी. लेकिन इस कंडीशन में अगर फ्रीक्वेंसी डी ऑप्शन होता तो मैं फ्रीक्वेंसी को टच करता. ठीक है. तो होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इट. आगे चलते हैं. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होता है प्राइमरी वोल्टेज के, वी नो दैट.
इफ नंबर ऑफ लूप्स आर इंक्रीज देन अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या इंक्रीज होगा? सो वी नो दैट वोल्टेज इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि E इज इक्वल टू एन ना, डेल फाई ओवर डेल टी, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो E भी बढ़ेगा. Let us move forward. The voltage received in customers household wires यूजुअली इन पाकिस्तान हम 220 वोल्ट पे काम करते हैं, पाकिस्तान में कुछ ममालिक में 110 पे भी काम किया जाता है. द नेसेसरी वोल्टेज कन्वर्जन्स इन इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इज डन बाय ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर ही क्या करता है ना, 11,000 वोल्ट हमारे पास आ रहे होते हैं जिसको वो कन्वर्ट करता है 220 में. ओके, आगे चलते हैं. द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन. अभी ऊपर भी हमने डिस्कस किया था. सो या क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है ट्रांसफार्मर possesses इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड टू कॉइल्स. नहीं, कॉइल्स इलेक्ट्रिकली कनेक्ट नहीं होती. कॉइल्स वाउंडेड ऑन सॉफ्ट आयरन कॉइल, यस ये होता है. मैग्नेटिकली लिंक टू कॉइल्स, यस ये भी होता है. तो व्हाट डज इट मीन्स? बी वुड बी द करेक्ट आंसर. लास्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर, वो बराबर होती है पावर आउटपुट divided by power input into 100. So what does it means? C would be the correct answer. Hope you understand everything that we have discussed. Inshallah see you in the next video. And the most important thing मेरा बेटा is कि whenever you are solving the question तो चारों options आपने गौर से देखते हैं, फिर आपने correct answer को select करना है. Hope you understand everything. Allah Hafiz.